हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ई बिजनेस के बारे में, ई बैंकिंग बिजनेसेस के बारे में। दैट इज कि बिजनेस आपको एक बैंक आपको किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस देता है। आज आप जानते हो बैंक जो है, बैंक का काम करने के लिए आपको सिर्फ ब्रांच जाने का जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी भी तरीके का बैंक का काम है, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, या फिर पासबुक अपडेट करना है, या फिर किसी भी तरीके का फंड ट्रांसफर करना है, आपको ब्रांच जाना पड़ता था। मगर आज के डेट में इंटरनेट का जमाना है, ई बैंकिंग का जमाना है, ई बैंकिंग का दौर चल रहा है। तो इस केस में होता क्या है, आप घर बैठे आप कोई भी बैंक के ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि घर बैठे आप कोई भी बिजनेस, बैंक से रिलेटेड कोई भी काम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, अब देखिए होता क्या है बेसिकली। पहले क्या होता था कि आप बैंक जा रहे हो, बैंक गए, कोई भी काम है, वहां पर भीड़ बढ़ा। हर छोटे छोटे काम के लिए आप अगर बैंक जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे वर्कलोड बढ़ेगा। मगर ई बिजनेस के कारण, ई बैंकिंग के कारण, ई बैंकिंग कहने का मतलब बैंकिंग थ्रू इंटरनेट, बैंकिंग थ्रू इंटरनेट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। आप पासबुक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि आपको छोटे मोटे काम के लिए ब्रांचेस जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत इमरजेंसी होगा तभी आप ब्रांचेस जाओगे। तो इससे फायदा दोनों को है। एक तो कस्टमर को हरासमेंट नहीं हुआ, बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ा, घर बैठे फिंगर टिप से ही या तो इंटरनेट से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल से, लैपटॉप से आप अपने ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू भी ये काम होता है। बट अगर हर छोटे मोटे काम के लिए अगर बैंक जाना पड़ता तो इससे प्रॉब्लम दोनों के, कस्टमर को भी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बैंक को भी प्रॉब्लम है। बैंक में जितने कर्मचारी है वहां पर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि वहां पे वर्कलोड बढ़ेगा, कस्टमर्स का फुटफॉल बढ़ेगा, कस्टमर बहुत ज्यादा आएंगे। छोटे मोटे काम के लिए कोई पासबुक अपडेट कराने के लिए आ रहा है, कोई 1,000 रुपया निकालने के लिए आ रहा है। मगर आपके पास अगर एटीएम है तो आपको बैंक जाने का जरूरत ही नहीं है, आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये ई बैंकिंग का खासियत है, और ई बैंकिंग के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंक या फिर ई बैंकिंग। हम लोग डिजिटल पेमेंट की बात करेंगे, उसी को इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंक भी बोलते हैं और ई बैंकिंग भी बोलते हैं। तो डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। और यहाँ पर खास बात क्या है कि मनी का एक्सचेंज नहीं होता है। द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन of the payer of the to the account of receiver through internet। पेयर अपने अकाउंट से डिडक्ट करके रिसीवर के अकाउंट में इजिली ट्रांसफर कर सकता है विद द यूज ऑफ इंटरनेट, है ना। अब बेनिफिट्स की बात करें, क्या बेनिफिट है, तो देखो सबसे पहला बेनिफिट है आपका डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होता है मतलब पारदर्शिता होता है। पारदर्शिता मतलब कुछ यहाँ पे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहता है। आप अगर 1000 ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके अकाउंट से 1000 ही कटेगा और उस बंदे को 1000 ही मिलेगा। कोई भी हिडन तरीके का चार्जेस नहीं होता, और अगर कुछ चार्जेस है तो वो ओपन आपको बता दिया जाता है। तो डिजिटल पेमेंट या फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ ओपन है, यहाँ पर कुछ भी हिडन फॉर्म में काम नहीं होता है। With e-banking, there is possibility of digital payment. It promote transparency in financial statement, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाता है ना। नेक्स्ट है आपका 24/7 सर्विसेज। अब ब्रांच की बात करें तो ब्रांच क्या है, 10 बजे खुलेगा, 3 बजे बंद। 5 घंटे वो लोग आपको कस्टमर को सर्विस देते हैं और उसके बाद फिर अपना पेंडिंग वर्क करते हैं। मगर बैंक की बात करें, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, ई बैंकिंग की बात करें तो ये आपको 24/7 सर्विसेज देता है। अगर आपको 12 बजे रात में भी अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं।
अगर हॉलीडे में किसी को ट्रांसफर करना है, यानी कि छुट्टी या बैंक बंद भी है, फिर भी ई बैंकिंग के माध्यम से आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है, ये ई बैंकिंग के आने के कारण 24/7 और 365 दिन काम होता है। हाँ, बशर्ते एक कंडीशन है कि सर्वर एरर ना हो। कन्वीनियंस की बात करें तो कन्वीनियंस तो दोनों के लिए, कन्वीनियंस मतलब होता है सहूलियत, सहूलियत दोनों के लिए है, यानी कि कस्टमर के लिए भी है और बैंकर के लिए भी है। क्योंकि एज अ कस्टमर अगर हम बात करें तो आप मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आपको ब्रांचेस जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ब्रांच के बात पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उनके पास कस्टमर का जो टर्नओवर है, कस्टमर का जो फुटफॉल है, वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहने का मतलब आपका हर ट्रांजेक्शन का आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। आप देखते हो आपके अकाउंट से अगर 1 रुपया भी कटेगा तो आपको मैसेज आएगा, आपके अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट करेगा तो आपको पैसा मैसेज आएगा। यानी कि आपके अकाउंट के हर एक ट्रांजेक्शन का इंटीमेशन आपको दिया जाता है मैसेज का माध्यम से, डिजिटली। ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यानी कि आप 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन किए हैं, उसका रिकॉर्ड एंट्री हो रहा है, आपको मैसेज भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन छिपाया नहीं जा सकता। अगर आपके अकाउंट के माध्यम से ट्रांजेक्शन हुआ है तो फिर आपको उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड एक्सेस। ब्रांच में क्या होता है, अगर आप बहुत बार बार जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ऑफिसर या फिर वहां का स्टाफ आपको थोड़ा झाड़ दे, क्या है बार बार आ जाते हैं छोटे मोटे काम के लिए। मगर मान लीजिए आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना, आप रोज जाते हैं अपने ब्रांच में अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए, तो हो सकता है कि वहां पर जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो थोड़ा भड़क जाए। मगर इंटरनेट बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि मोबाइल भड़क जाएगा, बोलेगा हट रोज रोज बैलेंस चेक करता है, पैसा आ नहीं रहा है चेक करता है। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस कहने का मतलब ई बैंकिंग के कारण आप जब चाहे तब एक्सेस करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें और आपका जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो आप कर लिए, या फिर आप जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हो आप जानकारी हासिल कर सकते हो। E-banking leads to greater customer satisfaction by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branch। है ना, ब्रांच में जो टाइमिंग का जो बाउंडेशन रहता है वो सबसे छुटकारा मिल जाता है, और आप जब चाहे तब आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रांजेक्शन को, या फिर कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन अरेंज कर सकते हो। ठीक है, लेस रिस्क। लेस रिस्क की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप जब ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर आप कैश में लेन देन कर रहे हैं तो रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। मगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी को भी आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो है कि चलो मेरे अकाउंट से कटा है तो आपके अकाउंट में जाएगा, और सेकंड रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है, चोरी होने का, छिना जाने का, है ना, मिस्टेक होने का, ये जो चांसेस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपका बेनिफिट्स था ई बैंकिंग का। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू बैंक। बैंक की बात करें तो, है ना, ये जो बेनिफिट्स हम लोग देखे, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अब नेक्स्ट जो ई बैंकिंग है, ई बैंकिंग का बेनिफिट्स बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो मान लो आप बैंक के कर्मचारी हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ई बैंकिंग का। सबसे पहली बात तो सर, आपके यहाँ कस्टमर बहुत कम आएंगे। कस्टमर कम आएंगे यानी कि छोटे मोटे काम के लिए आपके जो कस्टमर्स है वो बार बार नहीं आएंगे, वो घर बैठे बैलेंस चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पासबुक अपडेट कहने का मतलब डिजिटल पीडीएफ के फॉर्म में पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, किसी भी ट्रांजेक्शन का पैसा कटा है कि नहीं, पैसा आया है कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा है आप कंपटीशन फेस कर सकते हो। अगर आप अपने कस्टमर्स को ई बैंकिंग का फैसिलिटी दे रहे हैं और अदर बैंक भी दे रहा है, यानी कि आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अनलिमिटेड नेटवर्क का एक बेनिफिट दे रहा है। सबसे पहला क्या कह रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब जितने भी बैंक्स हैं आज के डेट में सब कोई कॉम्पिटिशन में लगे हुए,
तो भाई कॉम्पिटिटिव अगर आपको बनना है तो ई बैंकिंग से आपको जुड़ना पड़ेगा। अनलिमिटेड नेटवर्क कहने का मतलब अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस जैसे कहने का मतलब देखिए, अगर एक बार हम प्लेटफॉर्म बना लिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना लिए अपने कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर इसको डाउनलोड करेगा और इजीली अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करेगा और उसके बाद वो कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर 1000 कस्टमर आए, 2000 कस्टमर आ जाए, 50,000 कस्टमर आ जाए, 5 लाख कस्टमर आ जाए, डजंट मैटर, क्राउड का कोई चांसेस ही नहीं है। बंदा अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा और अपना ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। मगर अगर ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांच में क्या होता है, हर ब्रांच का एक कैपेसिटी होता है। अब मान लीजिए एक ब्रांच है, तो उस ब्रांच में 50,000 कस्टमर एक बार में नहीं आ सकता। एक बार में 50,000 ट्रांजेक्शन को 50,000 कस्टमर्स के ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। मगर ई बैंकिंग के माध्यम से 50,000 कस्टमर एक बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने अपने लॉगिन आईडी, यूजर आईडी को यूज करके। बात समझे? तो ई बैंकिंग का सबसे खास फायदा क्या है कि ब्रांचेस पे जो लोड बढ़ता है वो रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ आप इजिली कहीं से भी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस से लिमिटेड नहीं रहता। जैसे कस्टमर अगर बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक का कस्टमर बढ़ रहा है, तो वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए एक अलग ब्रांच खोलना पड़ेगा। फिर और कस्टमर बढ़ रहा है तो एक और ब्रांच आपको ओपन करना पड़ेगा। मगर ई बैंकिंग के कारण ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ई बैंकिंग से क्या होता है, कस्टमर कितना भी बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन इजिली माध्यम से कर सकते हैं। एनी पीसी पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू द मॉडर्न एंड टेलीफोन कैन बी प्रोवाइडेड कैश विड्रॉवल नीड्स ऑफ द कस्टमर, है ना। तो बेसिकली आप किसी भी माध्यम से ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड लोड ऑन ब्रांचेस, ब्रांच के ऊपर जो लोड रहता था छोटे मोटे काम के लिए जो आता था, ये सब आपका जो है रिड्यूस हो गया ई बैंकिंग की वजह से। द लोड ऑन द ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम अकाउंटिंग फंक्शन। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस कहने का मतलब वही ई बैंकिंग, ठीक है। डिफरेंट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑफ ई बैंकिंग। अब आपको एक और टॉपिक पढ़ना है जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई बैंकिंग के माध्यम से आप किस तरीके से पेमेंट करते हो, किस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, कैसे आप पेमेंट रिसीव करते हैं और कैसे पेमेंट आप एग्जीक्यूट करते हैं, पेमेंट आप पे करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम, ई वॉलेट। अब देखिए, ई वॉलेट कहिए या फिर ई कैश कहिए या फिर डिजिटल कैश कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका डेबिट कार्ड, आप लोग सुने भी होंगे डेबिट कार्ड क्या होता है। सबसे खास बात क्या है डेबिट कार्ड का, ये कार्ड है होता है एक जिसके माध्यम से आप पेमेंट करते हैं, और इसको हम लोग प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कार्ड है, कार्ड यूज किया जाता है पेमेंट करने के लिए। अब आप 2,000 रुपए का नोट से पेमेंट कर रहे हो या फिर इस कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन 2,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, बात एक ही है। इसलिए डेबिट कार्ड को प्लास्टिक कार्ड भी, प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। डेबिट कार्ड में होता क्या है, सबसे पहले तो डेबिट कार्ड के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, या तो वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करेंट अकाउंट है। बात समझे? आपके पास क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट होना चाहिए। चलिए, इसमें होता क्या है, बेसिकली एक बैंक अकाउंट आपको ओपन करना है, बैंक अकाउंट के साथ आपको ये कार्ड मिल जाएगा। इस कार्ड का फंक्शन क्या है डेबिट कार्ड का, कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, मान लीजिए 15,000 रुपीज आपके अकाउंट में पैसा है, तो आप चाहे तो इस कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं एटीएम में जाके, और या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही आसान है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इस कार्ड को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यूज नाउ पे नाउ, यूज नाउ या फिर बाय नाउ पे नाउ।
बाय नाउ, अभी परचेस करो और अभी पे करो। बात समझे? कहने का मतलब, आप मान लीजिए किसी दुकान में गए शॉपिंग करने, आप शॉपिंग किए, कार्ड स्वाइप किए, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, मतलब आप अभी परचेस किए और अभी आपके अकाउंट से पैसा चला गया, इसलिए इसको कहते हैं बाय नाउ पे नाउ कॉन्सेप्ट पे ये कार्ड काम करता है। आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो ये डेबिट कार्ड काम करेगा, डेबिट कार्ड से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे, ठीक है। मगर अगर आपका अकाउंट नील है तो ये फिर डेबिट कार्ड किसी भी काम का नहीं है। बात समझे? तो सिंपली डेबिट कार्ड क्या होता है, एक प्लास्टिक मनी इसको कहते हैं, जहां पर हम लोग अपने किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी दुकान पे पेमेंट कर सकते हैं, कभी भी एटीएम मशीन से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है देखते हैं, इट इज फैसिलिटी ऑफर्ड टू द अकाउंट होल्डर टू मेक द पेमेंट अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट। अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस कहने का मतलब, अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है, अब आपके अकाउंट में 50,000 है तो 50,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं, 1 लाख है तो 1 लाख तक का आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हर कार्ड का जनरली एक लिमिट होता है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कार्ड है, कार्ड का भी लेवल होता है, जैसे प्लेटिनम कार्ड कार्ड है कि गोल्ड कार्ड है कि नॉर्मल कार्ड है। अब कोई कोई बैंक ना नॉर्मल कार्ड में मैक्सिमम 40,000 रुपया तक आप विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। अगर एसबीआई का मेरा नॉर्मल कार्ड है तो एसबीआई के एटीएम से हम एक दिन में 40,000 रुपया निकाल सकते हैं, और अगर अदर बैंक के एटीएम से निकाल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10,000 रुपया ही निकलता है, या फिर मान लीजिए 20,000 रुपया निकल रहा है। तो ये लिमिट डिपेंड करता है आपका अलग अलग टाइप के कार्ड पे। अब प्लेटिनम कार्ड है और आपको बैंक ऑफर की कि सर आप एक दिन में, प्लेटिनम कार्ड का खास बात क्या है कि सर आप एक दिन में 2 लाख रुपया तक निकाल सकते हैं, तो आप 2 लाख रुपया एटीएम से निकाल सकते हो। गोल्ड कार्ड में 1 लाख रुपया तक निकाल सकते हैं सर, तो फिर आपको 1 लाख रुपए का लिमिट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का कार्ड खरीदा है, तो आपको उसके हिसाब से आपको लिमिट मिल जाता है। जनरली द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स आर लोकेटेड एट विच आर इलेक्ट्रॉनिकली टाइड विद द बैंक कंप्यूटर। क्या कह रहा है, जनरली द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल आर लोकेटेड। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल क्या होता है, आप देखते हो कि बहुत सारे दुकान में आप जब जाते हैं शॉपिंग करते हैं तो कार्ड स्वाइप करने के लिए एक मशीन रहता है, जहां पर कार्ड स्वाइप किए एक साइड में कॉर्नर पे जगह रहता है, उसको स्वाइप करता है या फिर कार्ड को उसमें इंसर्ट करता है, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से दुकानदार जो है वो पेमेंट रिसीव कर लेता है। व्हेन द कस्टमर प्रेजेंट द डेबिट कार्ड, the point of sale terminal automatically transfer money from customer bank account to the store account। और मान लीजिए हम दुकानदार हैं, आप मेरे पास आए एज अ कस्टमर, आप मुझे डेबिट कार्ड दिए, हम अपने मशीन में उसको इंटर किए, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉस मशीन। पी शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पॉस मशीन, ठीक है, पीओएस, पीओएस पॉस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये क्या करता है, ये दुकानदार के पास होता है, दुकानदार उस आपके कस्टमर के कार्ड को डालेगा उसमें, और जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट लिखेगा, और जैसे ही वो कस्टमर पिन डालेगा उसके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। द अकाउंट होल्डर कैन पे द बिल बाय अटैचिंग देयर पर्सनल कंप्यूटर विथ द बैंक कंप्यूटर, है ना। और आप घर पे भी पेमेंट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, कार्ड को यूज करके, कार्ड का डिटेल को यूज करके। अच्छा, कार्ड में क्या रहता है, कार्ड में बेसिकली 16 डिजिट का एक नंबर रहता है, उसमें एक्सपायरी डेट रहता है और एक सीवीवी नंबर होता है, ठीक है। ये सारा डिटेल आपको भरना होता है, और साथ ही साथ एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, और उसके माध्यम से आप ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाते हो। The bank automatically transfer from one customer, है ना, to the other biller या फिर रिसीवर के पास। इजी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखो डेबिट कार्ड की तरह ही क्रेडिट कार्ड होता है, मगर इसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है।
सर ये भी कार्ड है, मगर इसमें क्या होता है ना कि आपको एक लिमिट मिलता है। क्रेडिट कार्ड मतलब कि बैंक की तरफ से हमको एक लिमिट मिल रहा है, फंक्शन उसी तरीके से करेगा जैसे डेबिट कार्ड है। मगर डेबिट कार्ड में क्या होता है, पहले आपको पैसा जमा करना पड़ता है, तब आप वहां से पेमेंट कर पाते हैं। मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का हम पेमेंट कर सकते हैं, मगर क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट मिलता है कि चलिए 50,000 का आपको लिमिट है। अब 50,000 का लिमिट है, इसका ये मतलब है कि आपके अकाउंट में अगर 50,000 नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पेमेंट कर दीजिए। आप पेमेंट कर दीजिए, आपको 45 डेज के बाद आपको इसका पेमेंट करना है। यानी कि मेरे पास अगर पैसा नहीं भी है और मेरे पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, तो फिर हम कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं और किसी भी बैंक से, किसी भी एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये लिमिट वेरी करता है क्या? हाँ, ये लिमिट जो है ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आपके ट्रांजेक्शन पे, आपके इनकम पे। किसी को 30,000 का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है, किसी को 1 लाख का, किसी को 50,000 का। वो डिपेंड करता है क्रेडिट वर्दीनेस पे कि जो कस्टमर है उसका क्या पोटेंशियल है। जैसा उसका पोटेंशियल है उसको हिसाब से उसको अमाउंट का फैसिलिटी मिलता है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बस इतना अंतर है कि डेबिट कार्ड में आपको पहले पैसा रखना पड़ता है, तब आप पेमेंट कर सकते हो, मगर क्रेडिट कार्ड में ऐसा पंगा नहीं है। आपको एक लिमिट तक आपको लिमिट मिलता है, ओवरड्राफ्ट करने का फैसिलिटी मिलता है, और आपको सर्टेन डे के अंदर में, मैक्सिमम जनरली 45 डे होता है, 45 दिन के अंदर में आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट कर देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड का जो बिल है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम है बस। अच्छा, एक और बात क्या था, छोटा सा पॉइंट, क्रेडिट कार्ड जो है ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसको भी हम लोग प्लास्टिक मनी बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट डेबिट कार्ड कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यूज नाउ पे नाउ। अभी आप यूज किए हैं तो अभी आप पे करिए, मगर क्रेडिट कार्ड जो है यूज नाउ पे लेटर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये आपके बुक में नहीं है, ये हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। यूज नाउ पे लेटर मतलब कि आप अभी यूज कर लिए, आप परचेज कर लिए, मगर पेमेंट कब करना है, बाद में करना है, पे लेटर। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एनईएफटी। एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों एक जैसा है, थोड़ा सा यहाँ पर माइनर डिफरेंसेस है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। ये जनरली कौन यूज करते हैं, बिजनेसमैन लोग। आपको पता है बिजनेसमैन के अकाउंट में बहुत पैसा आता है और बहुत पैसा उनको पेमेंट भी करना पड़ता है। मतलब जनरली जो फंड आया वो लोग वो फंड पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो दो माध्यम के, दो तरीके से पेमेंट किया जाता है, एनईएफटी, आरटीजीएस। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सबसे पहला डिफरेंस है दोनों में, दोनों सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ ट्रांसफर का पेमेंट का सिस्टम है। दोनों में इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट होता है। एनईएफटी के लिए भी इंटरनेट चाहिए, आरटीजीएस के लिए भी इंटरनेट चाहिए। एनईएफटी में भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है और आरटीजीएस में भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है पैसा। मगर फर्क ये है कि आरटीजीएस के लिए एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि 2 लाख से ऊपर अमाउंट ही आरटीजीएस में किया जाता है। जैसे आपको 2 लाख करना है, 2,10,000 करना है, 2,50,000 करना है, तो आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मगर आपको 1,99,000 पेमेंट करना है तो फिर आरटीजीएस नहीं चलेगा, आपके लिए क्या है, एनईएफटी। तो सर एनईएफटी का क्या है, एनईएफटी का कोई लिमिट नहीं है, एनईएफटी का कोई भी लिमिट नहीं है। आप 0 to 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आरटीजीएस का एक और खास बात क्या है कि इसको मॉनिटर कौन करता है, आरबीआई। चूंकि देख रहे हो कि आरबीआई क्या यहाँ पर 2 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन होता है, मिनिमम 2 लाख का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर आपको 2 लाख से अधिक किसी को पेमेंट करना है तभी आप आरटीजीएस यूज कर सकते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट है, इसलिए इसका इस ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कौन करता है, डायरेक्ट आरबीआई मॉनिटर करती है। ठीक है, आरटीजीएस का खास बात क्या है
कि ये रियल टाइम पे पेमेंट करता है। रियल टाइम पे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मुझे किसी व्यापारी को पेमेंट करना है 3 लाख रुपया, हम अकाउंट डिटेल, व्यापारी का जो अकाउंट डिटेल है, जो मेरा सप्लायर है, सप्लायर का अकाउंट डिटेल डाले और जैसे ही एग्जीक्यूट किए ऑन द स्पॉट मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा और उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब क्या होता है, जिस समय ऑर्डर दिए उस समय ट्रांजेक्शन होगा, और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में। बात समझे? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब क्या होता है, एक बार में जैसे ही आप एग्जीक्यूट किए आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और खास बात क्या है, होता है आरटीजीएस जो है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब, इरिवर्सिबल मतलब होता है कि आप डिसीजन बैक नहीं ले सकते। जैसे मेरे अकाउंट से 3 लाख रुपया अगर कट गया और व्यापारी के अकाउंट में, सप्लायर के अकाउंट में चला गया, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसके अकाउंट से वापस फिर मेरे अकाउंट में आ जाएगा, चाहे वो गलती से ही क्यों नहीं किया, मगर वो रिटर्न नहीं आएगा। उसके लिए अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक आप किसी को पेमेंट कर दिए हैं, तो आप फिर ब्रांच जाइए, वहां पे रिक्वेस्ट डालिए, मैनेजर वेरीफाई करेगा, देन जाके हो सकता है कि उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दे और उसके अकाउंट से पैसा कट के फिर आपके अकाउंट में आ जाए। मगर आरटीजीएस में जनरली क्या होता है, इरिवोकेबल होता है। मतलब आप कैंसिल नहीं कर सकते, एक बार जब ऑर्डर दे दिए तो वो एग्जीक्यूट हो ही रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या पढ़े कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर करने का सिस्टम है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, पर आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। आरबीआई मॉनिटर करता है रियल टाइम के बेसिस पे एंड ग्रॉस सेटलमेंट के बेसिस पे, यहाँ पे सेटलमेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखिए एनईएफटी में क्या बोल रहा है, अंडर दिस द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, है ना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ द पार्टी फ्रॉम द इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक, डिपॉजिटिंग चेक। तो ये जो चेक का जो लफड़ा होता था ना, वो लफड़ा को एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों आया। The key difference between the NEFT and RTGS is the gross settlement basis, whereas NEFT is net settlement basis. ठीक है? The minimum transaction value of RTGS, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, is 2 lakh, whereas no minimum value for NEFT. No minimum value for NEFT मतलब NEFT के लिए कोई लिमिट नहीं है, पर RTGS के लिए मिनिमम 2 लाख का लिमिट है। RTGS फैसिलिटी आर अवेलेबल इन 72,000 ब्रांचेस। अप्रॉक्स ये पुराना डाटा है, अभी तो और भी ब्रांचेस में आ गया है। तो 72,000, मोर देन 72,000 आप बोल सकते हैं आरटीजीएस, और एनईएफटी मोर देन 75,000 ब्रांचेस में अवेलेबल है। यानी कि आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, हो सकता है कि वो ब्रांचेस भी आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। आरटीजीएस क्या होता है? RTGS are the fund transfer system where transfer of money security take place from one bank to another. Real time and gross basis. Real time मतलब हम आपको क्या बताए थे, ऑन द स्पॉट, जैसे ही इंस्ट्रक्शन दिए वैसे ही। और ग्रॉस बेसिस मतलब पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में ट्रांसफर होता है। सेटलमेंट इन रियल टाइम मींस द पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। ट्रांजेक्शन के लिए किसी भी तरीके का वेटिंग पीरियड नहीं होगा, मतलब जैसे ही एग्जीक्यूट किया तुरंत होगा। द ट्रांजेक्शन आर सेटल एज सुन एज दे आर प्रोसीड्स, जैसे ही आप ओके किए ट्रांसफर हो जाएगा। एंड ग्रॉस सेटलमेंट मींस द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग देम विथ एनी अदर ट्रांजेक्शन, है ना। इसका सिंपल सा मतलब यही, 1-to-1 बेसिस मतलब डायरेक्ट, बिना डिले का। वंस प्रोसीड्स द पेमेंट आर इररिवोकेबल। और एक बार, ये जो पॉइंट है समझिए, वन प्रोसीड्स मतलब होता है एक बार अगर एग्जीक्यूट हो गया ट्रांजैक्शन, द पेमेंट्स आर इररिवोकेबल। पेमेंट्स आर फाइनल एंड इररिवोकेबल, मतलब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। फीचर क्या है ये एक बार आपको समराइज कर देगा। फीचर्स क्या है आरटीजीएस का? तो सर, दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। हम आपको बताए थे
कि आरटीजीएस का कंट्रोल मॉनिटरिंग कौन करता है? आरबीआई। देयर इज नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, और यहाँ पे मनी का लेन देन नहीं होता, ऑनलाइन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, फिजिकली नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली मनी का एक्सचेंज किया जाता है। आरबीआई मेक एडजस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ऑफ बोथ द बैंक्स, और आरबीआई इसका अकाउंट का मैनेजमेंट करती है। यानी कि ये ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कौन करता है? सिंपल सी बात है, आरबीआई। द आरटीजीएस सिस्टम इज सूटेड फॉर द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, और आरटीजीएस किसके लिए? हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए। तो कभी अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? आरटीजीएस। The payment is taken as final and irrevocable. The fee of RTGS vary from bank to bank, और जाहिर सी बात है इसके लिए कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बैंक जो है 25 रुपया 30 रुपया चार्जेस डिडक्ट करती है। तो ये नॉमिनल से चार्ज है भाई, बैंक को भी तो इनकम होना चाहिए ना। टू यूज आरटीजीएस बैंक मस्ट यूज कोर बैंकिंग। अच्छा, कोर बैंकिंग क्या होता है? सर बैंकिंग तो जानते थे, कोर बैंकिंग मतलब कोर बैंकिंग आर असाइंड एन 11 डिजिट कोड। देखिए कोर बैंकिंग फैसिलिटी कहने का मतलब सारे बैंक एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तब ना। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पे आप भी जुड़े हैं, आप भी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, हम भी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, और दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, तब हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक ही आईडी को यूज कर रहे हैं। बात समझे? तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए एसबीआई के अकाउंट से पीएनबी में ट्रांसफर करना है तो एसबीआई और पीएनबी का कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं? तो कनेक्शन कैसे होगा? जब एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तब ना। तो कोर बैंकिंग एक माध्यम है जिसके यूज से सारे बैंक एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। इससे क्या होता है? हर बैंक एक दूसरे से लिंक्ड हो गया। अब पीएनबी और एसबीआई जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो मेरे अकाउंट से, मेरे एसबीआई के अकाउंट से पीएनबी के अकाउंट में पैसा कैसे जाएगा? उसके लिए क्या होना चाहिए? कोर बैंकिंग होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका दो छोटा सा पॉइंट और है, एटीएम। आप ऑलरेडी जानते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा, ये टेलर क्यों बोलते हैं सर? टेलर तो दर्जी को बोलते हैं, नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग है TELLER। ये टेलर का मतलब होता है वो बंदा जो कैश देने का काम करता है। यानी कि बैंक में जो कैशियर बैठता है ना उसको टेलर भी बोला जाता है। कैशियर भी बोलते हैं हम लोग सरल शब्द में, और टेलर भी बोलते हैं, विदेश में उनको टेलर बोला जाता है। तो टेलर क्या होता है? कैश गिनने का काम करता है। मगर ब्रांच में जो टेलर बैठता है उसका एक लिमिट है। लिमिट क्या है? कि वो सिर्फ 8 घंटे काम करता है, और कहीं ना कहीं बेचारा थक भी जाता है, उसको लंच भी करना पड़ता है, बहुत सारा काम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एटीएम आया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब ये कैश तो तुमको देगा मगर ऑटोमेटिकली देगा, यानी कि यहाँ पर किसी भी बंदे का जरूरत नहीं है। तो एटीएम में टेलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैशियर को टेलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। द पर्सन हु मेक पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज, अच्छा यहाँ पे बोल भी रहा है टेलर। The ATM refers to the mechanical and automatic teller which can do a teller job 24/7। अच्छा, एटीएम का खास बात क्या है कि ये टेलर का जॉब करता है और 24/7 सर्विसेज देता है आपको, है ना, विदाउट एनी डिले। आप जाइए, कार्ड इंसर्ट करिए, अमाउंट डालिए, फटाफट आप पैसा पाइए। To use an ATM, you insert a plastic card in the machine and enter your identification code, है ना, आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं। If the code matches, the machine respond and give cash and taking deposit। और अगर सब कुछ ओके रहा तो कैश डिपॉजिट मशीन भी देखेंगे आप कि कैश जमा होता है और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और दूसरा है आपका कैश पेमेंट करने का भी काम करता है ये। ठीक है, एंड लास्ट है ई कैश या फिर डिजिटल कैश। ये क्या होता है ना, वो कैश जैसे आप पेटीएम के वॉलेट में जो पैसा रखते हैं, फोन पे के वॉलेट में पैसा रखते हैं, अमेजोन पे के वॉलेट में पैसा रख रहे हो,
गूगल पे के वॉलेट में पैसा रख रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? डिजिटल कैश, ई कैश, जहां पर आप इंटरनेट के माध्यम से किसी को पेमेंट करते हैं विदाउट अफेक्टिंग फिजिकल कैश। तो देखिए क्या कह रहा है, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ई कैश इज यूज्ड ओवर इंटरनेट, ईमेल और पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल, है ना। और ये कैसे यूज होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से होता है। द वर्क डिजिटल कैश वर्क इज सिमिलर टू द वर्क ऑफ, यहाँ पर एक मिस्टेक है, द वर्क ऑफ डिजिटल कैश वर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, यानी कि जो आप फंड ट्रांसफर करते हैं ईटीएफ और आरटीजीएस और एनईएफटी, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। द यूजर मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल पेटीएम, भीम यूपीआई सुने होंगे, है ना। एंड ई कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर ई कैश कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड। और ई वॉलेट में पैसा भी होना चाहिए ताकि आपके अकाउंट में पैसा आ सके और आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो सके। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इजी टॉपिक कवर किए हैं, दैट इज सबसे पहले तो हम लोग चर्चा किए कि ई बैंकिंग क्या होता है, बहुत आसान। उसके बेनिफिट्स देखे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बेनिफिट्स हम लोगों ने देखा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ई बैंकिंग का कुछ फैसिलिटीज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मींस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बैंक बहुत सारा सर्विसेज देता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, है ना, और ई वॉलेट या फिर एटीएम, इसके बारे में हम लोग चर्चा की। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे।